नाउ चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की दूसरी क्लास। आज हम सीखेंगे, अभी तक हम सीख चुके हैं चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सीख चुके हैं। आज हम देखते हैं कि भाई चार्ज का से रिलेटेड एक बहुत ही बेसिक लॉ, कूलम्स लॉ क्या होता है, और सीखेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, परमिटिविटी के बारे में बात करेंगे आज, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे, ये सारी बातें करेंगे। ठीक है, आप डिफाइन कर सकते हैं 1 कूलम चार्ज को भी, तो ये सारी बातें होंगी आज। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं कहानी। प्यारे बच्चों, दो चार्जेज हैं। चार्जेज कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तीसरे तरह का तो दुनिया में पॉसिबल नहीं है। चार्ज है तो 2 तरह के। तो मान लो एक चार्ज ये रहा Q1 है और दूसरा ये रहा Q2 है। इनके बीच में डिस्टेंस है R, बल्कि इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। समझ रहे हैं आप? 2 चार्जेज हैं Q1 और Q2 और इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस R है। तो बच्चों कूलम्स लॉ लगा देंगे हम, देखेंगे एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। पहली बात, फोर्स एट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर लाइक चार्जेज हुए, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव हुए तो रिपेल करेंगे, लेकिन अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स का नेचर 2 पॉसिबल है, या तो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव, दोनों ही पॉसिबल है बच्चों। ओके, या तो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव, दोनों ही में केस में जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। समझे? फोर्स अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेज एंड फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत बढ़िया, सही बात है। इसी को बोलते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है बच्चों, अब कूलम्स लॉ का आप यहां पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। क्या? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज, बल्कि बोलना चाहिए पॉइंट इन साइज चार्जेज। ये चार्जेज क्या होंगे? इनका साइज बहुत कम होगा, पॉइंट इन साइज होगा और ये स्टेशनरी होंगे। ठीक है बच्चों, बड़े चार्जेज के लिए ये वाला लॉ अप्लीकेबल नहीं है। बड़े वाले चार्जेज के लिए ये लॉ क्या है? अप्लीकेबल नहीं है। पॉइंट इन साइज का के चार्ज होना चाहिए, पॉइंट जिसका कोई साइज होता ही नहीं, बहुत कम बहुत कम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये स्टेटमेंट है। अब आप इसको कंबाइन करेंगे तो F आ जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आएगा क्या? आ जाएगा ना? आ जाएगा ना? चले, अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे स्मॉल के से, दिखा देंगे उस कांस्टेंट को Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया बड़ी आसानी से। ये जो स्मॉल के है, स्मॉल के है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया, वेयर ये जो स्मॉल के है बच्चों, इसको हम बोलते हैं क्या? फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे इसको। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? फोर्स कांस्टेंट। ये नॉर्मल कांस्टेंट से इसकी वैल्यू अलग होती है। कैसे अलग है? देखो, कैपिटल जी कभी होता था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। भाई प्यारे बच्चों देखो, ये बिल्कुल एनालॉगस है, ये वाला फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बिल्कुल एनालॉगस है। जैसे वहां होता था ना, दो बॉडी है जिसका मास m1 m2 है, इनके बीच में फोर्स लगता था, याद करो F क्या होता था? G m1 m2 बाय R स्क्वायर। दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, देख रहे हैं आप? तो यहां पर चार्ज की जगह यहां पर क्या है? मास है R, तो दोनों में सेम है। ठीक है, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इसमें भी और इसमें भी। छोटी सी बात। हाँ, G की बात करें तो G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट था, मतलब कि
इसकी वैल्यू जो होती है जी की 6.6 इंटू 10⁻⁻11। ये जो देखोगे ये वैल्यू जो होती है, अगर दो बॉडीज अगर एयर में हो तब भी यही वैल्यू होगी, अगर दो बॉडी वाटर में तब भी जी की वैल्यू यही होगी। ठीक है, किसी भी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स देखना हो ये लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जो के होता है इसकी वैल्यू डिपेंड करता है किस पे? ये डिपेंड करता है कि ये दो चार्जेज किस मीडियम में लोकेटेड है। अलग अलग मीडियम में ये जो के होता है स्मॉल के, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। अगर दो चार्जेज एयर में रखे हैं तो के की वैल्यू कुछ और होगी। अगर यही दो चार्जेज उठा करके वाटर में रख दिया तो स्मॉल के की वैल्यू कुछ और होगी। किसी पार्टिकुलर ऑयल में रखा तो के की वैल्यू कुछ और होगी। मतलब सीधी बात यह है कि ये स्मॉल के, दिस स्मॉल के डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच द चार्जेज आर लोकेटेड। जिस मीडियम में चार्जेज लोकेटेड है उस मीडियम पे डिपेंड करता है स्मॉल के की वैल्यू। ठीक है, डिफरेंट होगा इसकी वैल्यू, अलग अलग मीडियम के लिए अलग होगा। सही है बच्चों। तो अगर मैं बात करूं, चलिए इसकी वैल्यू इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम, इसी को हम बोलते हैं क्या? फ्री स्पेस। दैट इज फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। ठीक है, तो इसमें इस के की वैल्यू होती है स्मॉल के की, कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल के की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ऐसी बात होगी। अब ये जो है यहां पर 4 पता है आपको, पाई पता है, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं पता आपको। चलो इसके बारे में बताते हैं आपको पहले। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है यहां पर? तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड क्या? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या है? दैट इज एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। भाई एयर और वैक्यूम की मैं बात करूं बच्चों, तो दोनों के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगभग बराबर होती है। अच्छा, क्या बात कर रहे हो, बराबर होती है? चले अब आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। तो ये क्या है? ग्रीक लेटर है ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये परमिटिविटी को बताता है। अब यहां पर मैं बात करूं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है, ये सारा मिटाता हूं अब आपके लिए। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे एयर या वैक्यूम में, इन एयर और वैक्यूम, पता चल रहा है इन एयर और वैक्यूम। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको पता चला कि भाई के जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, और एप्सिलॉन नॉट क्या था? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि एयर और वैक्यूम। और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसकी कोई यूनिट भी होती है, वो भी हम अभी देख लेंगे। ओके, सबकी यूनिट होगी, तो सबकी यूनिट के बारे में अभी हम एक साथ बात कर लेंगे, फटाफट टॉपिक कंप्लीट होने की बात कर लेंगे अभी। फिर आप लिख लेना वापस यहां पर आकर के। तो चलिए, ये परमिटिविटी है। सबसे पहली बात, परमिटिविटी वर्ड का क्या मतलब है, अगर आपके मन में क्वेश्चन आता है तो। परमिटिविटी, परमिटिविटी बेसिकली बताता है परमिशन, परमिशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे कि भाई किसी मीडियम से पास होने का, किसी मीडियम से पास होने का, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है किसी मीडियम से, तो उसके लिए कितना परमिशन है। तो परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टेल्स अबाउट परमिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू एनी मीडियम। जैसे आप एयर में बड़ी आसानी से चले सकते हैं, वाटर में चलना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, किसी और मीडियम में चलना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। किसी को वो अलग बात है कि किसी में कम डिफिकल्टी फेस करोगे, किसी में ज्यादा। तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ होता है जो कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग ईज के साथ अलग अलग डिफिकल्टी फेस करते हुए वो जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए कितना परमिशन है
किसी मीडियम से पास होने का, ये उसकी क्या है, परमिटिविटी है। ठीक, तो परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टेल्स अबाउट दैट क्या, परमिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू एनी मीडियम। अच्छा जी, कोई नहीं पूछ रहा आपसे ये, बट आपको बता दिया। अगर मैं ये वैल्यू उठा के यहां रखूं के में, तो यहां पर 1/4 पाई, पता आपको 3.14 होता है। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रख देता हूं तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसकी भी कोई यूनिट होगी, आज बात करेंगे इस टॉपिक के बाद। इन सबको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा। इन सबको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा बच्चों। तो ये स्मॉल के की वैल्यू है कब, एयर या वैक्यूम में। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकता हूं फ्रॉम 1 क्या, इसकी वैल्यू तो एफ ए जो आएगा के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं के की वैल्यू उठा के रख दूं यहां पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एफ ए इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो सीधा फॉर्मूला है कि भाई कोई चार्ज, दो चार्ज बल्कि किसी मीडियम में हो तो भाई इतना फोर्स लगता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर वो दो चार्ज एयर में, आप ज्यादातर केस में देखोगे एयर में मिलेगा, अगर कुछ न भी मेंशन हो तो एयर में है, तो भाई के की वैल्यू रख देंगे, तो के होगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी को सॉल्व करने पे 9 इंटू 10⁻⁹ आ जाता है, तो आप यहां रख दोगे के की जगह पे 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हो दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगेगा। अब मुद्दा ये होता है कि अगर ये दो चार्जेज एयर में नहीं है बल्कि किसी और मीडियम में है, वाटर में, ऑयल में, किसी मीडियम में है, तब क्या होगा के की वैल्यू। तो चलिए बात कर लेते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो इन एनी मीडियम, इन एनी अदर मीडियम, ठीक है बच्चों, तो किसी और मीडियम में अगर हम बात करें तो ये जो के होगा ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहां पर एप्सिलॉन आ गया, फिर से एप्सिलॉन आ गया, तो ये परमिटिविटी है। अगर मैं नोट लगा दूं जैसे यहां पर लगा हुआ है, तो वो एयर की परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसकी होगी, उस मीडियम की। तो यहां पर भी ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन इज कॉल्ड क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम, उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है बच्चों। इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे भी रटने की कोई मशीन नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना आपको। चलो अगर मैं ये यहां रख दूं तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं तो क्या होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहां रख देंगे, तो ये एफ ए में था, ये एफ एम आ गया मीडियम में, तो यहां पर आ गया 1/4 बाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। इसको मान लिया आपने 3 माने, तो भाई दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो एयर में होंगे चार्जेस तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं। अगर कोई और मीडियम में तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था कूलम्स लॉ, ठीक है, तो यहां पर ऐसा होता है। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक टर्म आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 1 नंबर का डेफिनेशन लिखने के लिए भी आ सकता है कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसका जवाब भी बहुत आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर बोलूंगा रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। चलो मिटाते हैं, थोड़ा सा बेटर रहेगा।
तो इनको मैं मिटा देता हूं, फॉर्मूला जो आया उसको नहीं मिटा रहा। चलो एक बार फिर से, चलो इसको भी मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया, इसको नहीं मिटाया, इसको भी मिटा देते हैं हम। हाँ तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं अब, एक होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कोई भी स्पेलिंग कभी भी गलत हो सकती है, बी केयरफुल। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर बोलो क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। देखते हैं कोई बच्चा ऐसा है जो कि तकलीफ बता सकता है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 को, डिवाइड कर देता हूं 3 से। तो यहां पर आएगा एफ ए और नीचे आएगा एफ एम, सॉरी। तो एफ ए और एफ एम डिवाइड कर दिया। तो चलो भाई इनको करो, खुद करो। ये डिवाइडेड बाय ये रखो, देखो क्या क्या कैंसिल होता है। तो देखो यहां पर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करोगे 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। मुझे लग रहा है क्या बचना चाहिए, एफ ए अपॉन में एफ एम है, तो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट बचेगा। रख के देखो, खुद करो। तो यहां पर ये आ गया, ये एक रेशियो मिल गया, डिवाइड करेंगे। इस रेशियो को हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे दिखा दोगे, कैपिटल के से, रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से। ओके बच्चों, तो दो चार्जेज लिया आपने, उनके बीच में सबसे पहले देखा फोर्स एयर में क्या लग रहा है, फिर उन्हीं दो चार्जेज को लिया और देखा आपने फोर्स उस मीडियम में कितना लग रहा है, उनका जो रेशियो होगा उसी को बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो दो तरीके से इससे रिलेटेड हम बात कर सकते हैं। कैसे, तो के जो होगा आप बोल सकते हैं एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सही बात है। दोनों में से कुछ भी लिख दिया, मैंने एक लिख दिया तो के लिख दिया। तो भाई किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी को जब आप एयर की परमिटिविटी से डिवाइड करेंगे तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाता है, एक तरीका। दूसरा फोर्स वाले तरीके से, तो के जो आएगा यहां पर एफ ए डिवाइडेड बाय एफ एम मिल रहा है आपको। चेक करो क्या ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बिल्कुल सही बात है जी, यही मिल रहा है। के से दिखाऊं या एप्सिलॉन आर से दिखाऊं, एक ही बात है। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, अरे रिलेटिव का मतलब हमेशा क्या होता है, रेशियो होता है, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। तो यहां पर क्या है, मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एयर की परमिटिविटी, ये जो रेशियो आएगा इसी को हम बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो भाई डिफाइन भी कर लेते हैं, एक नंबर का आ सकता है बोर्ड में। ठीक है, ये जो क्लास है बोर्ड पे फोकस्ड क्लास है बच्चों। ठीक है, बहुत ज्यादा आलतू फालतू की बात किए बगैर हम बोर्ड के तैयारी में बिल्कुल तत्पर हैं, और बिल्कुल उन चीजों पे हम फोकस करना चाहते हैं जो बोर्ड में आ सकता है, चाहे वो कम इंपॉर्टेंट हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या बहुत ज्यादा, उनको कवर करेंगे। कहानियों पे नहीं जाएंगे इस तरह की क्लास में, इस सीरीज में। ये है मुद्दे की बात वाला सीरीज, इसमें हम बिल्कुल फोकस रहेंगे अपने बोर्ड की तैयारी के आसपास। ऑब्वियस बात है, इससे कॉन्सेप्ट भी आपको स्ट्रांग होगा तो अच्छा ही होगा। तो भाई चलो ये तो हो गया, चलो डिफाइन कर लेते हैं लगे हाथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को। भाई इससे भी डिफाइन कर सकते हैं आप, इससे भी, बट मैं इसको प्रीफर करता हूं, मुझे ये ज्यादा पसंद है। तो कैसे करेंगे डिफाइन भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को। ठीक है, लाइक करो बच्चों, लाइक लाइक, आई लाइक लाइक्स। ठीक है, ठीक है, पढ़ना पसंद है तो लाइक करो, ठोको लाइक, आई लाइक। तो भाई यहां पर देखो, यहां पर के जो होगा एफ ए अपॉन में एफ एम, बहुत बढ़िया भाई। तो दो, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, दो चार्जेज अगर एयर में है तो कितना फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाय दो चार्जेज अगर किसी मीडियम में तो कितना फोर्स लग रहा है, इसका रेशियो। तो कैसे डिफाइन करेंगे,
द रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम is defined as the ratio of force between two charges separated by certain distance in air to the force between the same two charges separated by the same distance in the medium. सुनो, लिखना बाद में. टू चार्ज क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इन एयर टू द force between the same two charges separated by the same distance in the medium. एयर में कितना चार्ज है, कितना फोर्स लग रहा है? जब दो चार्ज एयर में रखे तब, डिवाइडेड बाय किसी मीडियम में रखे तब कितना फोर्स लग रहा है. ये जो रेशियो होगा इसको हम क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे. ओहो भाई, बहुत आसानी से सीख लिया. ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस separated by certain distance in air to the force between the same two charges separated by the same distance in the medium. ओ, ये तो छोटी बात थी. अब यहीं से मुझे एक चीज और पता चलती है. क्या? अगर मैं यहां से FM निकालूं तो क्या आएगा? FM ऐसा ही एक नंबर का क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले पे भी आ जाता है, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है. तो ये आ गया FA अपॉन में K. ओके, तो भाई आप देख रहे हैं क्या? FM क्या मिलेगा? FA डिवाइडेड बाय K मिलेगा. अच्छा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. अच्छा, अब ये K जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैं बताता हूं आपको प्यारे बच्चों कि देखो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मीडियम का ले लो आपको 1 से ज्यादा मिलेगा. ठीक है, सिर्फ एयर के लिए 1 होता है, बाकी हर चीज के लिए एयर क्या नाम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज्यादा मिलेगा आपको. ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फॉर एयर जो है. ठीक है, फॉर एयर अगर मैं बोलूं तो K की वैल्यू होगी 1. भाई ऐसा है. बाकी सारी चीजों के लिए K की वैल्यू हमेशा आपको 1 से ज्यादा मिलने वाली है, 1 से कम नहीं मिलने वाली, 1 से ज्यादा मिलने वाली है बच्चों. अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ज्यादा मिलने वाली है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं वाटर के लिए, फॉर वाटर K की जो वैल्यू होगी 80 होती है, या 81 भी बोल सकते हैं, कुछ बुक्स में 81 भी लिखा होता है. समझे? मेटल के लिए बात करें, मैं हमेशा बताता हूं बच्चों को, फॉर मेटल या एलॉय उसके लिए K की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा होती है, इनफाइनाइट होती है. अब आप एक चीज बताना चाहता हूं मैं आपको कि भाई एयर के लिए 1 कैसे हो गया. ठीक है, K की वैल्यू एयर के लिए 1 कैसे हुआ, चलो इसकी भी बात कर लेते हैं. तो कुछ नहीं, ये रखे तो K की वैल्यू एयर के लिए बात कर रहे हैं हम यहां पर, एयर के लिए, फॉर एयर. तो देखो यहां पर भाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड तो एप्सिलॉन नॉट से ही करना है आपको पक्का. लेकिन फॉर एयर क्या होता है कि भाई एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन नॉट के बराबर है. तो मैं यहां पर एप्सिलॉन की जगह पे क्या लिख दूंगा? एप्सिलॉन नॉट. नीचे तो रहेगा ही हमेशा एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, नीचे तो रहता ही है एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, एयर की एब्सोल्यूट परमिटिविटी से तो डिवाइड करते ही करते हैं. ऊपर में क्या है? तो अगर एयर या वैक्यूम है तो आप ऐसे डिवाइड कर लोगे, एयर और वैक्यूम वाले से, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया K इज इक्वल टू 1. तो एयर या वैक्यूम के लिए 1 होता है, बाकी सबके लिए 1 से ज्यादा मिलने वाला है. क्या कभी कोई ऐसा मटेरियल अवेलेबल है जिसकी परमिटिविटी क्या नाम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी 1 से कम हो? तो उसका आंसर है नो. उसका आंसर क्या है? नो है. तो हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से कम हो. 1 से ज्यादा तो मिलेगा, बहुत मिलेगा. 1 से ज्यादा तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. अच्छा, एक और बात कर लेते हैं, चलो एक और बात कर लेते हैं जी, फटाफट फटाफट. अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि भाई दो चार्जेस अगर किसी मीडियम में है तो फोर्स लगता है के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. और अभी अभी देखा एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट को ही आप K बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो यहां पर एप्सिलॉन जो आएगा K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होगा. ठीक है बच्चों, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होगा.
तो यहां पर अगर मैं रखूं तो Fm जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख दिया मैंने इसकी जगह पे, ये है Q1 Q2/R²। सही लिखा मैंने। अब आप देखो ये सारी चीजें जो है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो ही गया आपका, बढ़िया फॉर्मूला है ये। आप देखो ये सारी चीज, के को छोड़ दो सब कुछ, तो एयर वाला है। एफ ए क्या होता था, 1/4 Q1 Q2/R²। दो चार्जेस अगर एयर में थे तो यही फॉर्मूला था, तो के को छोड़ दो तो बाकी सारा वही है। तो मैं चाहूं तो फिर से वही घूम फिर करके आ जाएंगे, एफ ए और ये डिवाइडेड बाय के, तो भाई बार बार आ जाता है। ठीक है, तो अगर ये भाई एक रिलेशन मिल गया, बहुत बढ़िया, ये आ गया ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर मान लो कि भाई इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार बनते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और एक चीज मैं आपको यहां से बता दूं कि थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि भाई के की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होगा, किसी भी मीडियम को देख लो, एयर के अलावा कोई और मीडियम हो तो के की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तो 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, कम आएगा। तो समझे, एक नंबर का क्वेश्चन यही बन जाता है। 1 से बड़े नंबर, मान लो कि के की वैल्यू ज्यादा नहीं, मैं 2 मान लेता हूं, चलो अगर 2 मान लिया यहां पर, तो एफ ए डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा एफ एम। तो मतलब आप देखोगे एफ ए का आधा हो जाएगा एफ एम। तो एफ एम जो मिलेगा सिंस दिस, सो ऑलवेज आपको एफ एम कम मिलेगा एफ ए से, क्योंकि 1 से बड़े नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, आपको आंसर हमेशा कम मिलेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह की बात होती है। चलिए अब मान लो कि अगर मान लो कि दो चार्जेज हैं वो एयर में, और उनके बीच में फोर्स कुछ भी दे रखा है, मान लो 100 न्यूटन दे रखा है, या चलो 400 न्यूटन दे रखा है अगर एयर में है तब। अगर उन्हीं दो चार्जेज को उठा करके आपने वाटर में रख दिया, किसमें, वाटर में, और वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आपको पता है क्या होता है, 80 होता है के फॉर वाटर। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे वाटर में आपको फोर्स अगर चाहिए तो कैसे निकालेंगे वाटर में फोर्स, एफ ए डिवाइडेड बाय के होता है। तो एफ ए है आपका 400 न्यूटन, के की वैल्यू देखो यहां पर कितना है, के 80 है। यूनिट्स अभी देखने वाले हैं, अब पहुंच गए हम लोग, अब सबकी यूनिट देखेंगे हम फटाफट। इसको डिवाइड कर दो तो मुझे लग रहा है ये तो एफ डब्ल्यू आ जाएगा सिर्फ 5 न्यूटन। तो देख रहे हो कितना कम आ गया, वाटर में फोर्स जो है बहुत बहुत कम आ गया एज कंपेयर टू एयर। तो दो चार्जेस जब एयर में होते हैं तो भाई अगर 400 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और अगर उन्हीं दो चार्जेस को वाटर में डुबा दोगे तो भाई उनके बीच में फोर्स ड्रास्टिकली कम हो गया, देख लो 5 न्यूटन हो गया। तो हमेशा ही, ठीक है, एयर में ज्यादा फोर्स होगा और किसी और मीडियम में ले जाएंगे तो भाई फोर्स क्या होगा, कम होगा, प्रोवाइडेड आपने चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं की, चार्ज के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं किया, तो हमेशा फोर्स डिक्रीज होगा। तो ये कूलम्ब्स लॉ की सारी बातें कर ली। एक क्वेश्चन आप देखोगे बोर्ड में अक्सर आता है यूनिट के ऊपर या डायमेंशंस के ऊपर। तो एक बार जितने टर्म्स आज हमने सीखे हैं उनका यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला भी देख लेते हैं फटाफट। ओके बच्चों, तो चलो एक एक करके सबका देख लेते हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, सीबीएसई एंट्रेंस कहीं पर भी आ जाता है डायमेंशंस के ऊपर क्वेश्चंस, यूनिट्स के ऊपर, तो हमें आना चाहिए। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, चलो अलग तरीके से बताते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, एक एक करके बात कर लेते हैं, चलो एक एक करके बात कर लेते हैं। पहली बात, चलो करते हैं फोर्स कांस्टेंट की बात करते हैं, फोर्स कांस्टेंट की बात करते हैं, और वो है स्मॉल के। तो भाई इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या था, याद करो, एफ इक्वल टू के Q1 Q2/R²। तो यहां से के निकालेंगे, ले जाओ उधर, तो क्या आएगा यहां पर, इधर ले चलो, छोड़ो इसको,
तो इधर कोई टेबल नहीं बना रहा मैं, ऐसे ही। तो यहां से इधर, तो यहां पर आ गया एफ इंटू आर स्क्वायर Q1 Q2। भाई तरीका वही रहेगा, घिसा बेटा। तो ये इधर है, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, सही बात है। अब आपको चाहिए यूनिट्स। तो यहां से देखो, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है। कूलम को कैपिटल सी से आप रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो यूनिट ऑफ के मिलेगा, यूनिट ऑफ के क्या लिख सकते हैं आप लोग? तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कूलम चला गया ऊपर, तो पर कूलम स्क्वायर। तो कितनी आसानी से इसकी यूनिट लिख दी हमने स्मॉल के की। अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो ये लो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। डायमेंशन फॉर्मूला, तो यहीं से के का डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं, इससे हमें पता चलता है भाई डायमेंशन फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। तो ये होगा बच्चों क्या? तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, आर का डायमेंशन फॉर्मूला, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। नीचे आएगा यहां पर Q1, और ये आएगा आपका Q2। समझता नहीं है बात को? बहुत बढ़िया। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT-2, याद है। डिस्टेंस है यानी कि लेंथ है, तो उसका होता है डायमेंशन फॉर्मूला L होता है। चार्ज की बात करूं तो चार्ज देखो बच्चों, दो सिस्टम होते हैं बेसिकली। एक सिस्टम में सीधा Q का डायमेंशन फॉर्मूला C लिख दिया जाता है। ये कम पॉपुलर रहता है, लेकिन कभी आ जाए तो आप समझ जाना कि भाई C लिख दिया, यहाँ पे खत्म बात। लेकिन दूसरा जो ज्यादा पॉपुलर है वो करंट का वाला है, और वो करंट होता है Q/T। तो यहां से निकाला जाता है Q का, और वो होगा आपका I इंटू टी होगा। तो करंट का को किससे दिखाएंगे? करंट को किससे दिखाएंगे? A से, बिकॉज एम्पियर इज द यूनिट। तो यहां रख देंगे यूनिट ऑफ करंट A है, और ये T है। तो ये Q का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा A का इंटू टी का। चलो उठा के रख देते हैं, यहां पर सबका रख देते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, बस बात बन जाएगी। क्या कटेना है यहां पर? MLT-2, और ये आ गया L स्क्वायर। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। फिर बच्चा क्यों परेशान है? ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, बस स्टेप वाइज पढ़ाई करो, सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ आसान हो जाएगा। चलिए अब यहां पर देखते हैं बच्चों, यहां रख दें, ये आ गया 80 और ये आ गया 80। तो क्या आएगा यहां पर? ML क्यूब T⁻⁻² डिवाइडेड बाय A स्क्वायर T स्क्वायर। क्या आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। ओके बच्चों, इसको ऊपर ले चलते हैं हम लोग, कैलकुलेशन चेक करेंगे। ML³ T, ठीक है बिल्कुल, ऊपर ले चलो। और कुछ ज्यादा नहीं, M का पावर 1, कुछ नहीं तो पावर 1 है, L³ ही रहेगा। T का पावर मुझे लग रहा है -4 हो जाएगा, क्योंकि -2 है ही, और ये 2 ऊपर और जाएगा, A⁻² और आ जाएगा। तो इस तरह से आपने स्मॉल k का डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल दिया, शिकार कर दिया आपने। कभी आ जाए तो इतना आसानी से आप कर सकते हैं। ओके, अब k का आ गया डायमेंशन फॉर्मूला, k की यूनिट। तो देखना, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की तो क्यों करेंगे। कैसे करेंगे? क्यों करेंगे? कैसे? देखो जी, इसी को पूरा अगर मैं लिखूं तो ये आएगा 1/4 पाई, सीधा लिख देता ना भाई। के क्या था? के क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। आप चाहो तो इसमें निकाल लो, या फिर ऐसे कर लो आप। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा? तो 1/4 पाई के, 4 पाई के। अगर एक आ गया, दूसरा तुरंत ऐसे ही कर सकते हैं। तो यहां से देखो, अब यहां पर अगर एयर है तो उसके लिए के की वैल्यू ये है। परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एयर की होगी, मीडियम है तो भी ये होगा। तो भाई अगर कोई और मीडियम होता, कोई और मीडियम होता तो के क्या होता? 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो भाई बात बराबर है, एप्सिलॉन वही तो आएगा, 4 पाई और के ही तो आएगा, या कुछ और आएगा? वही आएगा। तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, देखो फॉर्मूला भी सेम है, के तो दोनों के लिए सेम ही है रहा। तो यहां से आप देखोगे बच्चों, यहां से तो मैं सीधा डायमेंशन फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का लिखूं, या फिर
के का लिखूं मैं एप्सिलॉन का लिखूं तो दोनों का सेम होगा, इससे उल्टा होगा। आप देख रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, इससे उल्टा होगा 1/k, क्योंकि 4 पाई का ना तो कोई यूनिट है और ना ही कोई डायमेंशन फॉर्मूला है। तो बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं, यहां पर पलट दो इसको, ये बिल्कुल पलट दो तो m रेज़्ड पावर -1, l रेज़्ड पावर -3, t रेज़्ड पावर 4, a रेज़्ड पावर +2 ऐसा आ गया। तो ये तो इसका हो गया। अगर यूनिट चाहिए आपको, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, ये क्या होगा, ये इसका उल्टा कर दो तो पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो भाई के का जो भी यूनिट है और डायमेंशन फॉर्मूला उसका रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, कितना आसान है ना, बहुत बढ़िया। आप चाहो तो सीधा फोर्स वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट कर लो, ये मर्जी आपकी, कैसे भी कर लो। अब बचा एक ही चीज कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट क्या है और डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। तो अगला है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, ये क्या था, एफ ए अपॉन में एफ एम था। इसका एक और फॉर्मूला था एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दोनों ही फॉर्मूले से देखो, दोनों ही फॉर्मूले से देखो आपको क्या मिलेगा कि भाई जो इसकी यूनिट वही इसकी यूनिट, कैंसिल कैंसिल, जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला वही इसका डायमेंशन फॉर्मूला, दोनों का सेम होता है, कैंसिल कैंसिल, ना तो कोई यूनिट होगी और ना ही कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ये देखो यहां पर न्यूटन, ये न्यूटन, कैंसिल कैंसिल, जो डायमेंशन फॉर्मूला इस फोर्स का वही इसका, कैंसिल कैंसिल। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। लिख लें एक नोट छोटा सा, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी जो है, ठीक है, दैट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? किसी भी बच्चे को कोई भी तकलीफ हो तो बताएं, पूरा तसल्ली बख्श A to Z जो आपको बोर्ड के लिए चाहिए बता दिया आपको, तसल्ली बख्श। अब प्यारे बच्चों इसमें एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल, कि भाई कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करो, लिखो, कैसे लिखोगे और उसका सिग्निफिकेंस लिखो। अब हम वो करते हैं, तो जैसे वो करेंगे तो भाई अपना थ्योरी वाला पोर्शन तसल्ली बख्श कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल की तरफ। तो चलो अब हम सीखते हैं कूलम्स लॉ इन, सॉरी, वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलो चलो चलते हैं। टक 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 टक। हाँ जी हाँ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बच्चों चले, बहुत इंपॉर्टेंट हो रहता है, बोर्ड में आते रहते हैं ये, ठीक है। एंट्रेंस में बात करूं तो भाई एंट्रेंस में पूरा ड्राइव करने के लिए तो कभी नहीं आएगा, ऑब्वियस बात है, उसका रिजल्ट यूज होता है। तो भाई देखो यहां पर दो चार्जेज हैं, एक चार्ज ये रहा Q1 और दूसरा चार्ज ये रहा Q2। चलो यहां पर बना दिया मैंने। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये लाइक चार्जेज होंगे या अनलाइक चार्जेज होंगे, या तो लाइक होंगे या अनलाइक चार्जेज होंगे। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव हुए तो रिपेल करेंगे लाइक चार्जेज, नेगेटिव नेगेटिव हुए तब भी रिपेल करेंगे, और अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हुआ तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं चलो कुछ भी मान लेता हूं, दोनों को फिलहाल पॉजिटिव पॉजिटिव में मान लेता हूं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके बीच में डिस्टेंस है आर। ओके, तो मैं अब देखना चाहता हूं बच्चों कि भाई फोर्स देखना चाहता हूं ऑन Q1, चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, Q1 के ऊपर फोर्स कितना है, ड्यू टू Q2। ठीक है, तो भाई Q1 पे फोर्स देखना चाहता हूं ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q2।
तो इसका नोटेशन लिख देते हैं फोर्स ऑन, ये नोटेशन हम लेके चलेंगे ज्यादातर बुक्स में, और आप देखोगे तो ये नोटेशन ज्यादा फॉलो किया जाता है। इससे उल्टा भी कोई ले तो गलत नहीं है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने एज्यूम किया, ये कोई टेक्निकल नहीं है, एज्यूम्पशन है कि भाई F12 को हम बोलेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। 11th में रोटेशनल में भी हम ऐसे ही करते थे, जब हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालते थे तब की बात है। ओके, तो भाई प्यारे बच्चों देखो, तो ये अब हम निकालना चाहते हैं इसके ऊपर जो फोर्स है वो कितना होगा। तो ये फोर्स F12 जो होगा 1/4 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, ये तो फॉर्मूला हमने सीधा लगा दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या आपको यहां पर दिख रहा है कि भाई डायरेक्शन क्या है? क्या डायरेक्शन का पता चल रहा है इस वाले एक्सप्रेशन से आपको? बिल्कुल आपको डायरेक्शन का बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि भाई डायरेक्शन होगा क्या। तो डायरेक्शन के लिए हमें कुछ वेक्टर की चीजें यूज करनी पड़ेंगी। फटाफट आपको 2 मिनट में रिकैप करवा देता हूं 11th क्लास में जो आपने वेक्टर सीखा उसके बारे में। देखो भाई, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, इनके बीच में डिस्टेंस आर है। अगर मैंने ऐसे एरो लगा दिया तो ये होता है FAB। एरो लगा दिया तो ये एक वेक्टर है, ये क्या है? एक वेक्टर है। अगर वेक्टर है तो इसमें दो चीजें होंगी, डायरेक्शन होगा और वो होगा A to B, A से B की तरफ डायरेक्शन होगा। दूसरा मैग्नीट्यूड होगा इसका। तो ऐसा मैग्नीट्यूड को ऐसे दिखाते हैं, दो लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ये वेक्टर था, दो लाइन ड्रॉ किया तो ये मैग्नीट्यूड है। सिंपली आप AB लिख सकते हैं, सिंपली अगर पता है R लिख सकते हैं, या इसको BA भी लिख दो तो भी चलेगा, A से B या BA से डिस्टेंस ये। तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। अगर कभी इस डायरेक्शन में आपको एक छोटा यूनिट वेक्टर चाहिए हो तो आप क्या करते हैं? इधर की तरफ अगर आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए हो तो आप क्या कर देते हो? तो आपको चाहिए इधर AB कैप चाहिए एक यूनिट वेक्टर। तो AB वेक्टर को आप उसी वेक्टर से के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। जब जब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर। भाई इसका डायरेक्शन तो वही रहेगा, इसका डायरेक्शन वही रहेगा, जो AB का है वही AB कैप का होगा, बट इसका मैग्नीट्यूड अब हो जाएगा 1। तो यूनिट वेक्टर का हमारी लाइफ में बहुत यूज है, बहुत रोल है। ठीक है, क्यों बच्चों, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? चलिए, ओके, तो समझ में आ रहा है, चलिए बढ़िया है, थैंक यू। हाँ तो प्यारे बच्चों, इसको कंप्लीट करते हैं, चलते हैं आगे। तो भाई प्यारे बच्चों देखेंगे कि भाई ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। Q1 पे हम फोर्स देख रहे हैं बच्चों, Q1 पे फोर्स देख रहे हैं। तो भाई अच्छा, अब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो भाई रिपेल करेंगे, अगर ये फ्री होते तो एक दूसरे से दूर चले जाते। चलो, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ लगेगा, इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो यहां पर F12, ये क्या आ गया? F12 भाई इधर। अगर मैं इसके ऊपर दिखाऊं, चलो अगले डायग्राम में दिखा देता हूं यहां पर। तो अगर मुझे इसके ऊपर दिखाना होता बच्चों, ये Q1 और ये Q2, ये R, इसके ऊपर अगर मैं दिखाऊं तो यहां पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा Q2 पे, इधर की तरफ। Q1 पे किधर लगेगा? भाई दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये Q1 है, ये Q2 है, समझिएगा, ये Q1 है, ये Q2 है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। इसके ऊपर इधर धक्का लगेगा, इसके ऊपर इधर, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। सलमान खान शाहरुख खान, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, अगर गलती से सलमान खान और यहाँ पे ऐश्वर्या राय, ओ वाह, ये अट्रैक्टिव फोर्स, समझ रहे हैं? हाँ, तो भाई
अपोजिट फोर्सेस तो ऐसे लगेंगे एक दूसरे की तरफ, अगर ये फ्री हो तो एक दूसरे के पास आएंगे, और ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। बढ़िया जी बढ़िया। चले, तो इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन इधर है। क्या आप लोग सहमत है इस बात से? मुझे बताओ, क्या आप लोग इस बात से सहमत है कि भाई इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ लगेगा? भाई पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करें। फिलहाल मैंने एक पे दिखाया है, Q1 पे दिखाया है, इधर दिखाया है। बता दो कोई तकलीफ है तो, बता दो कोई तकलीफ है तो, बता दो, आज कसम है राखी सावंत की, बता दो। तो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है ऐसा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं भाई डायरेक्शन क्या, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ। किधर? बी से ए की तरफ फोर्स लगेगा। समझता नहीं है बात को? बी से ए की तरफ लगेगा। अब प्यारे बच्चों, मुझे वेक्टर के फॉर्म में ये चीज इंक्लूड करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि भाई इस डायरेक्शन में एक छोटा सा यूनिट वेक्टर क्या है। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए बी, नहीं जी, इधर बी से ए है ना, तो बी ए कैप होगा। यहां बी ए कैप, जैसे यहां पर लिखा मैंने ए बी कैप, इसका डायरेक्शन क्या होगा? ए टू बी होगा, ए टू बी इसका भी होगा डायरेक्शन, समझे? ए टू बी होगा। तो वैसे बी ए कैप जो है उसका डायरेक्शन क्या होगा? बी से ए, समझे? तो बी ए कैप जो होगा, बी ए कैप लिखा हुआ है कहीं पर, बी ए कैप, इसका मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है। कैप लगा दिया, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1 होगा। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा बी ए कैप का? बी टू ए होगा, बी टू ए होगा। अरे भाई, यूनिट वेक्टर क्यों ले आए? क्या जरूरत पड़ गई? देखो बच्चों, कभी भी आपको डायरेक्शन चाहिए हो, है नहीं आपके पास, चाहिए हो, इंक्लूड करना है कहीं पर, बिना किसी टेंशन के, बिना कुछ सोचे समझे यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, आहा, तो भाई इसके मैग्नीट्यूड में कोई असर पड़ेगा क्या? ना जी ना, कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। हाँ, लेकिन इसके आने से डायरेक्शन जरूर आएगा, क्योंकि आप इस स्केलर को, अभी तक ये स्केलर है, मैग्नीट्यूड है, उसको एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करने वाले हो, एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने वाले हो। चलो हम करते हैं, अच्छा लगेगा, करते हैं। तो 1/4 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब मैं यहां पर इस डायरेक्शन में, ये एक यूनिट वेक्टर है, चलो चलो लिख देते हैं यूनिट वेक्टर, बी ए कैप लिख देते हैं। अब मुझे यहां पर लिख देना चाहिए क्या? BF12, और ये ऐसा, ओहो, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके मैग्नीट्यूड के सेहत पे कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन इसके आने से डायरेक्शन जरूर आ गया इस पे, क्योंकि भाई इसका डायरेक्शन है बी से ए है, और हमें चाहिए भी उसी डायरेक्शन में। अब इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं जी? कैसे मिलेगा यूनिट वेक्टर? जब भी किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा यूनिट वेक्टर। आपको क्या मिलेगा? एक यूनिट वेक्टर मिलेगा। चलो 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 लिख दो। तो यहां पर F12 इजिकल टू 1/4 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यहां रख देंगे, तो भाई रख दो। तो मैं लिख दूंगा बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर। समझता नहीं है बात को? ओहो ओहो ओहो, ये बी ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इसको क्या लिख सकते हैं? बी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिंपली आर लिख सकते हो आप, सिंपली आर। बी से ए तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या लिख सकते हो आप? सिंपली आर लिख सकते हो, लिख दो फिर यहां पर, अरे भाई लिख दो। तो F12 1/4 Q1 Q2, ये भी आर आएगा, तो ये आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर क्यूब, या ओहो, और ये आ गया बी ए वेक्टर। खत्म कहानी, बस कूलम्स लॉ इन वेक्टर की कहानी तो खत्म हो गई है भाई। चलो, किसी को कुछ भी मान लो, क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया।
बस प्यारे बच्चों, इस पे हमने देखना था फोर्स वेक्टर फॉर्म में, और आ गया, मुबारक हो, आ गया। अब आप ज्यादा ज्यादा एक काम और कर सकते हो, जैसा मैंने इस वाले चार्ज पे फोर्स निकाला वेक्टर फॉर्म में, आप इस वाले पे निकाल लो वेक्टर फॉर्म में, सेम यही काम पलट के लिख दो, लिख दो, थोड़ा दिमाग लगाते हुए, खेल खत्म। क्या ये बहुत कठिन था? कई बच्चों को बहुत कठिन लगता, बहुत कठिन लगता है। अरे टेंशन नहीं लेने का भाई, हमारे होते हुए ऐसे करने का, ऐसा सीखने का, और सब कुछ आसान बनाने का। ओके, तो चलो फिर, अभी हमने निकाला फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब आपको खुद करने का, खुद करो, फोर्स ऑन Q2 निकालो ड्यू टू Q1, इसी तरह से वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, बेसिक्स का यूज करते हुए। चलो अब मैं इसको मिटाता हूं। अच्छा जी, मिटा दिया। चलो करो 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 करो, कमांड डू इट। तो प्यारे बच्चों, चलो करते हैं, कर लेते हैं, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बस अगली क्लास होने वाली है, उसके बाद उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे ताबड़तोड़। वो सारे क्वेश्चन उस तरह के जो आपको बोर्ड में बहुत फायदा पहुंचाने वाले हैं, और प्लस चाहे बोर्ड हो चाहे कहीं का भी हो, तो भाई बेस बनाने वाला है। ठीक है, तो भाई ये सीरीज बहुत मजेदार सीरीज है, बोर्ड को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए करवाऊंगा इसमें पूरा, कि भाई मुद्दे की बात, नो फालतू बात, मुद्दे की बात, बोर्ड के लिए मुद्दे की बात। चलिए अब हम देखते हैं यहां पर इसी पे F21, फोर्स ऑन, खुद करें पहले बेटर रहेगा, फोर्स ऑन Q1, नहीं नहीं Q2 ड्यू टू Q1। ओके ओके, यस। तो ये क्या होगा, फोर्स ऑन Q2 नोटेशन है, ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। टक 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 टक। ओ भाई वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ठीक है, तो अब यहां पर प्यारे बच्चों लिखेंगे हम लोग फिर से F21, क्या होगा, फॉर्मूला कूलम्ब लॉ वाला लगा देंगे। चलो लगा देते हैं, चलो लगा देते हैं, क्या आएगा, 1/4 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अरे भाई डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, ओहो ओहो, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कर लिया होगा कुछ बच्चों ने ऐसा। तो इसके ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर, तो मैं अभी इसके ऊपर दिखा रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, ये डायरेक्शन, मतलब ए से बी की तरफ, ए टू बी, ए टू बी, समझे जी, ए टू बी। अब भाई चलो इसी को आगे लिखते हैं, यहां लिख देता हूं, चलो F21 जो है 1/4 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा कि भाई ई डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा भाई, ऐसे नहीं लिखने का। ये ठीक है, बढ़िया लिखा, लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म में लिखने का, इसलिए हमें भाई कैप ऐप लगाना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में ढूंढते हैं यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में, और बी, ए से बी है तो ए बी कैप होगा। ठीक है, ए बी कैप। तो अब मैं इसको ए बी कैप से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अब मैं अगर यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां वेक्टर का साइन मुझे लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। बहुत बढ़िया, ओहो, वाह वाह। अब इसको चाहो तो थोड़ा सा और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको चाहें तो और कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इसमें लगा दो फॉर्मूला, क्या आएगा भाई, ए बी कैप क्या आएगा, ए बी कैप को क्या लिख सकते हैं हम बताओ, ए बी कैप को ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। भूल गए क्या वो दिन, चप चाप चप चाप चप चाप चप चाप चप चाप, जब जब इस दुनिया में किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है तो आपको यूनिट वेक्टर मिलता है। ओहो, आ गया है वो दिन, आज फिर से आ गया है, कर दिखाओ। तो यहां पर F21 1/4 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसकी जगह पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभी लिखेंगे,
ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ओके बच्चों, ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। समझता नहीं है बात को? अरे ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आर के बराबर ही तो है भाई। इधर ए से बी जाओ या बी से ए जाओ, डिस्टेंस तो वही है, लेंथ तो वही है, आर ही है। तो मैं ए बी वेक्टर की जगह पे भी उसके मैग्नीट्यूड पे भी आर लिख सकता हूं, दोनों बराबर। ए से बी जाओ या बी से ए जाओ, भाई लेंथ तो बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये बी से ए इधर है और ए से बी इधर है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेंथ तो वही है आर। चलो रख देते हैं इसकी जगह आर। आर ये होगा, आर स्क्वायर ये, तो आर क्यूब हो जाएगा। और क्या रखो, तो यहां पर आएगा, आ जाएगा 1/4/ε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और प्यारे बच्चों आर स्क्वायर नहीं बल्कि इस दुनिया में अब लिखेंगे, ओहो मार्कर गिर गया, चलो मार्कर गिरा, खुद लिखो एक लाइन, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। हाँ भाई बच्चों, मन के सचो, आर स्क्वायर और आर क्या आएगा, आर क्यूब। अरे पहले भी वही आता। ओहो, अब यहां पर क्या आएगा, ए बी वेक्टर। लो जी लो, मिल गया जी, मिल गया जी। ये है इक्वेशन, चलो 2 मान लेता है इसको। तो बस खत्म भाई, खत्म। कि भाई इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। तो चलो अभी सिग्निफिकेंस लिखना है, और कई बार सिग्निफिकेंस इसके साथ आता है बोर्ड में, और कई बार अलग से एक क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर का कि भाई सिग्निफिकेंस लिखो, 2 नंबर का भी आ सकता है। तो चलो अब लिखते हैं एक लाइन पहले। एक्सप्रेशंस 1 and 2 represent Coulomb's law in vector form. Expressions 1 and 2 represent Coulomb's law in vector form. सही है? Expressions 1 and 2 represent Coulomb's law in vector form. चलिए सिग्निफिकेंस की बात करने के लिए चलते हैं। आपने नोट कर लिया, स्नैपशॉट लेना है तो स्नैपशॉट ले लीजिए। अब मैं मिटा रहा हूं, चलो जी मिटाते हैं जी, मिटाते हैं। हाँ जी, चलो 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 चलो, किसी एक एक्सप्रेशन को लेता हूं। अब हम सीख रहे हैं सिग्निफिकेंस। हाँ, तो सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बहुत बढ़िया। चलिए किसी एक को एक्सप्रेशन को लेता हूं, चलो मैं किसी को ले लूं, किसी को भी ले लिया, चलो इसको ले लिया, F21 है फॉर एग्जाम्पल। तो भाई यहां पर प्यारे बच्चों एक बेकार की बात बता दूं क्या, ये पॉइंट ए है और ये बी है, ये आ रहा है डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैंने एरो ऐसे लगा दिया तो ये बना ए बी वेक्टर, और इसका डायरेक्शन होगा ए टू बी, ए टू बी होगा डायरेक्शन, सही बात है। और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ए बी वेक्टर ऐसा लिख दिया, और ये आर होगा। अगर उल्टा लिखा जाए कभी ऐसा, ध्यान दो फिर से, वही ए पॉइंट है और ये बी है, लेकिन एरो इधर लगा हुआ है, तो यहां पर इधर की तरफ वेक्टर मिलेगा बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर जो होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है बच्चों, ये होता है बी टू ए होता है डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है यहां पर बी ए वेक्टर का, वो सिंपली आर है, वो सिंपली आर है, ये लेंथ तो वही है। तो इन दोनों की बात करूं, अगर मैं ए बी और बी ए का मैग्नीट्यूड बराबर है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा होता है, बेकार की बात बता रहा हूं आपको, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसका ए टू बी है और इसका बी टू ए है। तो कोई नहीं पूछ रहा है आपसे, बट मैं बता रहा हूं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी ए वेक्टर, मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू बताता है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और नेगेटिव बताता है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है।
अगर मैं प्लस का यहां पर रहने देता, कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, तो इसका मतलब डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है यहां पर, तो हमें यहां पर माइनस का लगाना चाहिए। तो ये ऐसे वेक्टर्स एग्जांपल होते हैं नेगेटिव वेक्टर्स के, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, नेगेटिव बता रहा है डायरेक्शन अपोजिट होगा। ओके चलो यहां पर आते हैं इस वाले फॉर्मूले को लिया मैंने, तो 1/4/एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर क्यूब, और यहां पर आ गया ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर की जगह क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव ऑफ बी ए लिख सकता हूं, नेगेटिव ऑफ बी ए लिख सकता हूं जानबूझ करके, समझे क्या? यहीं से किया मैंने, अरे भाई यहीं से किया, ए बी की जगह नेगेटिव ऑफ बी ए लिखा मैंने, चलो बढ़िया बात है, लिख दिया तो बड़ी अच्छी बात है। माइनस का साइन बाहर निकलने का, तो ये F21 इज इक्वल टू नेगेटिव 1/4/एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर क्यूब, और ये आएगा बी ए वेक्टर आएगा। समझता नहीं है बात को, छेड़ देता है जज्बात को, देख रहा है हालात को, ऐसा होता है। अरे ये सब कुछ क्या है, गौर से देखो दुनिया वालों, अरे दुनिया वालों गौर से देखो, क्या दिख रहा है ये पूरा, क्या ये नहीं दिख रहा क्या? ये पूरा, अरे ये तो अपना F12 है भाई, ये तो F12 है। यस 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 यस, मतलब ये मैप 12 है। नेगेटिव के अलावा सब कुछ देखो तो ये है, तो ये चलो क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया। वाह, बहुत होगी मैथमेटिकल बातें, अब सिग्निफिकेंस लिखवाएंगे खटाखट, 1 2 3 पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम चले आगे, बताऊं आपको सिग्निफिकेंस अब फटाफट, किसी को दिक्कत तो नहीं? ये मैथमेटिक्स की कुछ छोटी मोटी बेकार की बातें। चलो भाई, अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, अब लिखते हैं सिग्निफिकेंस खुद। पहला सिग्निफिकेंस, 3 पॉइंट्स मिलेंगे भाई, 3 पॉइंट्स मिलेंगे, बता रहा हूं 3। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, आप देख रहे हैं फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू 1, ठीक है, इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब Q2 पे Q1 की वजह से फोर्स और Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अपोजिट है। तो यही तो होता था न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। दो चार्जेस एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। ओहो, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसने धक्का मारा उधर, ये भी कहां पीछे हटने वाला था, इसने भी मारा इधर, दोनों एक दूसरे दूर जाएंगे। जितने फोर्स से इसने उधर उसको रिपेल किया था, उतने फोर्स से इसने इसको रिपेल किया इधर, ठीक है। तो भाई प्यारे बच्चों Q1 Q2, एक इधर लग रहा है दूसरा इधर लग रहा है, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो सिंस F21 ये वाला इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, सिंस F21 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21, ओहो गड़बड़ घोटाला करता है, F21 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F12 सिंस दिस, ठीक है। चलो अब आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं इस स्टेटमेंट को लिखवाता हूं। सो फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू द अदर, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू द अदर, ठीक है, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू द अदर, क्या लिखवाऊंगा, ठीक है, क्या लिखवाऊंगा, ओबे क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यस न्यूटन्स, ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब force on one charge due to the other are the forces on one charge due to the other are the forces of action and reaction, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, इनको देखो पता क्या, कई सारे नाम होते हैं कि भाई एक चार्ज जो दूसरे पे फोर्स लगाता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं, उसको कूलम्बिक फोर्स बोल सकते हैं क्योंकि कूलम्स लॉ से मिलता है इसलिए। तो आप लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू द अदर, ठीक है, आर द फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन,
आर द फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एक फोर्स इसने लगाया, उसको अगर एक्शन वाला फोर्स बोला तो दूसरे ने वापस इस पे लगाया अपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड में, उसको रिएक्शन वाला फोर्स बोल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? फोर्सेज ऑन वन चार्ज ड्यू टू द अदर आर द फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होते हैं सेंट्रल नेचर के होते हैं भाई। वाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज या कूलम्बिक फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज। ये क्या है? सेंट्रल फोर्सेज। क्या कोई और फोर्स भी आपके दिमाग में आ रहा है जो सेंट्रल फोर्सेज होते हो? कोई और भी है? चलो पहले ये तो देखें क्या है। देखो, ये चार्ज है, वैसे तो हमने बड़ा छोटा पॉइंट इन साइज का ले रखा है, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज को अभी एज्यूम कर रखा है। उसमें भी उसका सेंटर ये रहा और उसका सेंटर ये रहा। इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है। ये जो फोर्स लगता है, हमेशा ये जो फोर्स लगेगा, इनको ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन है, इसी के साथ साथ लगेगा द फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू द अदर will always act along the line joining the two charges, along the line joining the centers of two charges। दोनों चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ये फोर्स लगेंगे, इसीलिए उनको बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेज। अगर आप ये चाहें कि भाई Q2 इधर रिपेल कर रहा है, इधर ना करे, इधर कर दे रिपेल, इधर फोर्स लगाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहें इधर लगा दे, ये वाला नहीं जी, इस लाइन के साथ साथ ही लगेगा, इस लाइन के साथ साथ ही लगेगा। रिपल्सिव होगा तो इधर, अगर बाय चांस अट्रैक्टिव होता तो इधर, लेकिन लगेगा इसी लाइन के अलोंग लगेगा। क्या? इसी लाइन के अलोंग लगेगा बच्चों, ध्यान रखना। तो दूसरा पॉइंट क्या है? सिंस force on one charge due to the other is acting along the line joining the centers of two charges, so electrostatic forces या coulombic forces are central forces, सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। तीसरा पॉइंट जो होता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज जो है कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। भाई अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स था, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, एक बॉडी ये है M1, दूसरी बॉडी ये है M2, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करो पहले आप, ये सेंटर मैंने मान लिया, चलो, और ये तो इसी के अलोंग ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाते थे वहां पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है बच्चों। अब यहां पर देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज जो होंगे वो कंजर्वेटिव नेचर के होंगे। अब ये कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या है? ग्रेविटेशन में भी वहां पे वर्क एनर्जी पावर में 11th में पढ़ा होगा आपने। कंजर्वेटिव किसको बोलते हैं? ये देखो भाई, ये कोई बॉडी है, इसको उठा के मैं यहां से यहां तक ले आना है मुझे, यहां से उठा करके इस पोजीशन से उठा के इस पोजीशन पे। अब रास्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, पता नहीं कहां से घूम करके, ऐसे सीधे भी हो सकता है। तो अगर एक बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है और वर्क डन ले जाने में पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें जो पहले से फोर्स लग रहे हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा कि भाई इसको उठा करके, एक जगह से उठा करके आप दूसरी जगह ले जा रहे हो, वर्क डन जो है ले आने में पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है सिर्फ। तो ऐसे फोर्स जो उस पर लग रहे होंगे उनको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव नेचर के। और अगर अलग अलग रास्ते से अलग अलग वर्क डन आए, जैसे फ्रिक्शन के केस में होता है, तो उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज को उठा के मैं एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाऊंगा, तो हमेशा वर्क डन सेम आएगा, पाथ पे डिपेंड करेगा ही नहीं, पाथ पे डिपेंड कभी नहीं करेगा। ओके, तो यहां से उठा करके यहां तक ले जाना है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन सेम रहता है हर पाथ से, तो हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स भी था, ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में
इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो ये तीसरा था ये पॉइंट। तो 3 पॉइंट हो गए। नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर द फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। दूसरा, सेंट्रल फोर्सेज होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज। तीसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ये तसल्ली बख्श हमने कर लिया, ए टू जेड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सारा बता दिया। तो अगली क्लास जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे बच्चों, न्यूमेरिकल्स करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कूलम्स लॉ से रिलेटेड बोर्ड में आने वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे कुछ। ठीक है, अब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, तो मिलते हैं अगली क्लास में।